कक्षा 9वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम विषय भूगोल पाठ पहला वितरण के मानचित्र पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा पाठ्यपुस्तक की भी जानकारी परिचय प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, ये अपना पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ है और बाजू में जो दिया हुआ है आपको दिखाई देता है, ये क्षेत्र, घटक और क्षमता विधान दिया हुआ है। उसमें पहला वाला जो दिखाई देता वितरण के मानचित्र, आज हम उसका अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे। विविध भौगोलिक तकनीकों का उपयोग करके और उद्देश्यात्मक मानचित्रों का विश्लेषण करके जानकारी का प्रस्तुतिकरण करेंगे। उसके बाद अपने पाठ्यपुस्तक में ये अनुक्रमणिका है जिसमें 12 पाठ है। उसमें आखिरी वाला पाठ अपने इस साल अभ्यासक्रम में नहीं है। पहला पाठ वितरण के मानचित्र है। आज हम वितरण के मानचित्र देखेंगे और उसके बाद जो आपका यहाँ पर आखिरी का जो पृष्ठ है, अंतिम पृष्ठ कितना सुंदर बनाया हुआ है। और जो आपको बाजू में दिख रही है वो अंतिम पृष्ठ जो है, वहाँ पर संदर्भ साहित्य, आप कौन से संदर्भ साहित्य जो पढ़ना चाहते हैं उसके द्वारा ये अपना पाठ्यपुस्तक उसके आधार पर निर्मित किया गया है। और संदर्भ के लिए सांकेतिक स्थल यानी वेबसाइट दी हुई है, लिंक। तो ये लिंक के ऊपर से आप विशेष जानकारी भी, भौगोलिक जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बाल मित्रों, आज हम शुरुआत करेंगे पाठ पहला। तो मानचित्र का अभ्यास करने से पहले मानचित्र जो आशय हैं वो हम देख लेंगे। तो मानचित्र दो शब्दों से बना है, मान और चित्र। मान એટલે माप में मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी माप का मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। पृथ्वी के सतह से के किसी भाग के स्थान, नगर, देश, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना, उससे मानचित्र कहते हैं। तो ये है मानचित्र। अब हम मानचित्र के वितरण और विविधता की जानकारी, तो पहले हम देख लेंगे कि मानचित्र की उपयोगिता क्या होती है। तो भूगोल तथा मानचित्र में घनिष्ठ संबंध है। भूगोल का अध्ययन और अध्यापन दोनों मानचित्र के बिना अधूरे तथा असंभव से लगते हैं। मानचित्र द्वारा विभिन्न तथ्यों की स्थिति, विस्तार अथवा वितरण एवं पारस्परिक संबंधों का समुचित एवं सहज ज्ञान हो जाता है। भूगोल में मानचित्र की उपयोगिता को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहला 1 नंबर देखिए, मानचित्र पूरे विश्व से लेकर छोटे से छोटे स्थान की भौगोलिक जानकारी के लिए एक संदर्भ का काम करता है। दूसरा उद्देश्य है उपयोगिता। मानचित्र किसी अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शक और दिग्दर्शक का काम करता है। तीसरा, जल, थल या वायु मार्ग से यात्रा करने में यात्रा के मार्ग की योजना बनाने और उस मार्ग पर बने रहने में सहायता होती है। चौथा उपयोग, नगर या ग्राम के विकास की योजना बनाने के लिए सहायक होता है। पांचवा, भूमि के स्वामित्व, न्यायाधिकरण एवं कर निर्धारण के लिए सरकार मानचित्र पर निर्भर रहती है। तो हम अब मानचित्र के शुरुआत
पाठ पहले की शुरुआत करेंगे। तो पिछले कक्षा में परिसर अध्ययन एवं भूगोल विषय में जिला, राज्य तथा देशों के मानचित्र का अध्ययन किया है। मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की स्थिति और वितरण दर्शाना होता है। कुछ मानचित्र विशेष उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, उन्हें उद्देश्यात्मक मानचित्र कहते हैं। हम आगे देखेंगे। देखिए, ऐसे मानचित्रों द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत उस क्षेत्र का चरांक वितरण दर्शाया जाता है। मानचित्र में किसी प्रदेश की वर्षा, तापमान, जनसंख्या आदि के वितरण को सांख्यिकीय जानकारी के अनुसार दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को उपयोग प्रदेश के विविध घटकों के वितरण का स्पष्टीकरण दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे मानचित्रों में घटकों का वितरण संबंधी ढांचा सरलता से समझ में आ जाता है। वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए संबंधित घटकों की सांख्यिकीय जानकारी आवश्यक होती है। मानचित्रों में यह वितरण निम्न 3 प्रकारों से दर्शाया जा सकता है। देखेंगे हम आगे वितरण के मानचित्र के प्रकार। मानचित्र में वितरण निम्न 3 प्रकारों से दर्शाया जाता है। अब देखिए आप 3 प्रकार। तो पहला बिंदु पद्धति, दूसरा क्षेत्र घन पद्धति, तीसरा समघन पद्धति। देखिए, आप देख सकते हैं। तो पहले में बिंदु डॉट डॉट बताया है। क्षेत्रघन का मतलब होता है रंग कम और घट्टा और कम घट्टा, ऐसा रंग से क्षेत्र को बताया जाता है। समघन में रेखाओं द्वारा बताया जाता है। आगे ये सभी तीनों प्रकार की हम स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला वाला बिंदु पद्धति डॉट मेथड। तो बिंदु पद्धति सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर बिंदु पद्धति से मानचित्र तैयार किया जाता है। बिंदु पद्धति के मानचित्र तैयार करते समय केवल गणना के आधार पर प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रदेश में जिस प्रकार के घटक का वितरण हुआ है, उसी प्रकार से मानचित्र में बिंदु दर्शाकर वितरण दर्शाया जाता है। जैसे प्रदेश की जनसंख्या, पशुओं की संख्या, वितरण ऐसे दर्शाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बिंदु द्वारा वितरण दर्शाते समय बिंदु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। उसके लिए प्रदेश के अंतर्गत घटकों की सांख्यिकीय जानकारी अर्थात न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या ध्यान में रखी जाती है। इस प्रकार बिंदुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। मानचित्र में बिंदुओं को अंकित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। देखते हैं हम। तो मूल्य के अनुसार प्रत्येक बिंदु का आकार समान होना चाहिए। प्रदेश की प्राकृतिक रचना, जलस्रोत, यातायात प्रबंधन आदि घटकों का वितरण ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार बिंदु दिए जाते हैं। जनसंख्या का वितरण दर्शाते समय ग्रामीण जनसंख्या बिंदु द्वारा और नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए गोल ऐसा का उपयोग किया जाता है। जो घटक किसी प्रदेश में विपुल मात्रा में फैले हुए होते हैं, ऐसे घटकों के वितरण के लिए बिंदु पद्धति अधिक उपयुक्त होती है। आगे देखिए, एक मानचित्र मित्रता। अपने पाठ्य पुस्तक में आप देखिए मानचित्र मित्रता है, 2 नंबर के पेज पर देखिए। तो ये 1.1 आकृति में अमरावती जिले की जनसंख्या वितरण का मानचित्र
दिया गया है। बिंदु पद्धति से वितरण दर्शाने वाले मानचित्र का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें गुलाबी सूची आप देखिए, ग्रामीण जिला ग्रामीण है, सूची देखिए, उसमें एक बिंदु बराबर 10,000 जनसंख्या है और प्रमुख नगरों की जनसंख्या बड़ा बिंदु एक गोल दिया हुआ है, छोटा गोल है 50,000 है, बड़ा गोल है 1 लाख है, उससे बड़ा दिखाई देता है 2 लाख है। लेकिन अमरावती शहर का जो बड़ा बिंदु गोल है वो 5 लाख बताता है, वो अमरावती शहर का है। फिर अचलपुर का 2 लाख है और अंजनगांव सुरजी का 1 लाख है ये, और वरुड़ का भी 1 लाख है। इसी प्रकार से आपको सूची में ध्यान में रख के कार्य करना होता है। अब देखेंगे मानचित्र मित्रता के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और हम प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि मानचित्र में 1 लाख जनसंख्या वाले स्थान का नाम, तो 1 लाख जनसंख्या वाले अंजनगांव सुरजी और वरुड़ है। और दूसरी बात यह है कि जिले के किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। तो मानचित्र देखते समय मानचित्र की दिशा दिखना बहुत जरूरी होती है और तीर लगा के उ लिखा है मतलब वो उत्तर दिशा दर्शाता है, उसके विरुद्ध में नीचे दक्षिण दिशा। ये कहने का मतलब जवाब ये है कि उत्तर दिशा का जो जिला है अपना धारनी और मेलघाट का, तो वो कम घनत्व वाला जिला है, कम घनत्व वाला तहसील है, प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए तो बिंदु पद्धति किस प्रकार से मानचित्र बिंदु पद्धति से दर्शाया गया है। ये अमरावती जिला की जनसंख्या वितरण दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं अमरावती में जैसे गोल किया है तो अमरावती में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, इसीलिए वहां पर अधिक गोल है। मानचित्र के सूची के आधार पर हम मानचित्र का पठन कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी दूसरा प्रकार है क्षेत्रघन। क्षेत्रघन जो होता है वो मानचित्र में भौगोलिक घटकों की सांख्यिक जानकारी विभिन्न छाया अथवा रंग छटाओं द्वारा दर्शाई जाती है। ये मानचित्र तैयार करते समय घटकों का मापन, सर्वेक्षण आदि प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त जनसंख्याकीय जानकारी का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक उपविभागीय घटकों के लिए एक ही मूल्य दिया जाता है। इसी प्रकार से घटकों के लिए एक ही मूल्य रहता है। हम आगे देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्षेत्राध्ययन और क्षेत्रघन पद्धति और उसके 2 प्रकार दिखाई दिए हैं। देखिए कि प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रीय विभाग के घटकों का न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य ध्यान में रखा जाता है। अब हम देखेंगे प्रत्येक वर्गानुसार एक ही रंग छटा, जो आपको गुलाबी कलर का दिखाई देता है वो एक ही रंग छटा है, लेकिन थोड़ा कम घट्टा है, थोड़ा सा पतला है। एक कृष्ण धवल जो आपको बाजू में ब दिखाई देता है, कृष्ण धवल क्षेत्रघन मानचित्र कहे जाते हैं। काला सफेद जो आकृति में दिखाई देता है, इसका उपयोग करते समय बढ़ते मूल्यानुसार रंग गहरे हो जाते हैं और मूल्य वर्ग में अनुसार मानचित्र पर दर्शाया जाता है। कम मूल्य वाला कम गहरा कलर वाला दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से ये होता है। अब हम देखेंगे समघन पद्धति। तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर रेखा से गोल गोल ऐसा समोच्च रेखा और समदाब रेखा। समोच्च रेखा का मतलब क्या होता है, मानचित्रों में सममूल्य रेखाओं के आधार पर मानचित्र वितरण दर्शाए जाते हैं। जब किसी घटक का वितरण बार बार होता है तब उसे दर्शाने के लिए समघन पद्धति का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऊंचाई, तापमान, वर्षा, इसी प्रकार का उपयोग किया जाता है। और समदाब रेखा का मतलब होता है समान दाब वाली रेखाओं का जोड़ने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। इन मानचित्रों के लिए प्रदेश के कुछ स्थानों की ऊंचाई, तापमान, वर्षा आदि की सही सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त की जाती है। यह भी ध्यान में रखा जाता है कि आसपास के 2 स्थलों की ऊंचाई का
अथवा वर्षा का अंतर समान होता है। इसमें क्षेत्र के अंतर्गत उपविभागों का विचार नहीं किया जाता। सांख्यिकीय जानकारी ही उस स्थान की होती है। इस प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी को बिंदु से संबंधित जानकारी कहते हैं। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर निम्न चरणों का उपयोग करके समघन मानचित्र तैयार किया जाता है। हम समघन मानचित्र देखेंगे। अब देखिए, ये समघन मानचित्र है अमरावती औसत वर्षा। तो मानचित्र में संबंधित स्थानों पर चरों का मूल्य लिखा जाता है। आपको देख रहे हैं सामने ऊपर हर एक ही रेखा एक ही समान, वहाँ पर 1300 लिखा, फिर 1200 लिखा। उसका मतलब इस पद्धति में जितने अधिक स्थानों मूल्य ज्ञात होगा उतना वितरण का अनुबंध अधिक निर्दोष बनाया जा सकता है। समघन मानचित्र तैयार करते समय घटकों का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखते हुए वर्गांतर निश्चित किया जाता है, जो रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करता है। निर्धारित वर्गांतर के लिए रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें सममूल्य स्थानों को रेखाओं से जोड़ा जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए मानचित्र के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए, इस प्रकार से मानचित्र में से कौन से निष्कर्ष कैसे निकाले जा सकते हैं। तो सममूल्य रेखा पास हो तो घटकों का परिवर्तन अधिक तथा एक दूसरे से दूर हो तो परिवर्तन मंद होता है। इन मानचित्रों में वितरण पर प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो अब हम दूसरे मानचित्र मित्रता देखेंगे। तो ये कोल्हापुर जिला का मानचित्र है। उसमें ये भी जनसंख्या का जो क्षेत्र घन मानचित्र का ये पद्धति का ये उपयोग किया गया है। कृष्ण धवल मानचित्र है। इसके नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं कि किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व कम है। तो आप उसकी सूची के आधार पर आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपने पाठ्य पुस्तक में ऐसे कुछ मानचित्र करके देखिए, बताइए। तो ये सभी क्या हैं, अपने स्वमूल्यन के लिए हैं। उसमें से प्रश्न परीक्षा में कम पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये औसत कोल्हापुर औसत वर्षा का मानचित्र है। तो वर्षा का मानचित्र में कौन सा मानचित्र है, समघन पद्धति से बनाया गया मानचित्र है। इसके आधार पर भी कोल्हापुर में किस दिशा में वर्षा का प्रमाण अधिक है, ऐसे भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके आधार पर आप आसानी से सूची के अनुसार प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। फिर नंदुरबार जिला दिखाया है। आप 6 नंबर के पेज पर आ जाइए। तो नंदुरबार जिले में बिंदु के आधार पर देखो, तहसील, ग्रामीण जनसंख्या ऐसा भी बताया है। तो नंदुरबार जिला है, ये आप सूची में देखिए। तो सूची में से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके आधार पर ये सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश, अधिक ऊंचाई वाले का प्रदेश, साधारण ऊंचाई वाला प्रदेश, कम ऊंचाई वाला, शिखर, घाट, नदी, रेल पटरी, तालाब, जिला, ये सूची में आप देखकर इसके प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं, मानचित्र पठन कर सकते हैं। उसके बाद है क्षेत्र भेद। क्षेत्र भेद एक महत्वपूर्ण भौगोलिक महत्व की अध्ययन पद्धति है। भौगोलिक संकल्पना और घटकों का प्रत्यक्ष अनुभव क्षेत्र भेद से लिया जा सकता है। मानव और पर्यावरण का सहसंबंध जानने की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र भेद अत्यंत उपयुक्त होती हैं। क्षेत्र भेद देने से पहले पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। क्षेत्र भेद की पूर्व तैयारी करते समय अध्ययन का स्थान, उस स्थान को भेद देने का उद्देश्य निश्चित करना चाहिए। क्षेत्र भेद में हम किन किन घटकों को देखने वाले हैं यह निश्चित करते हैं। जिस स्थान का आप अध्ययन करने वाले हैं उस स्थान का मानचित्र और वहां जाने का मार्ग आदि का अध्ययन
करना चाहिए। क्षेत्र भेद के लिए दूरी कितनी है, परिवहन मार्ग कौन सा है, यातायात साधन कौन से है, आवश्यक कालावधि कितनी लगे, ये सभी का नियोजन शिक्षक के मार्गदर्शन से करना पड़ता है। क्षेत्र का चुनाव हम देखेंगे। क्षेत्र अध्ययन करने से पहले क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है कि भौगोलिक क्षेत्र के भेद का आयोजन विभिन्न घटकों के अध्ययन हेतु किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक स्वरूप, नदी किनारा, बांध, समुद्र का तट, पर्यटन स्थान, भौगोलिक घटकों के संबंधित संग्रहालय अथवा कार्यालय, देहात, ग्राम्य प्रदेश, वन्य क्षेत्र, स्थान की परिस्थिति की जानकारी लेने ते हुए घटक निश्चित किए जाते हैं। और बाद में अध्ययन के समय आवश्यक सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं, जैसे कि क्षेत्र अध्ययन के समय आवश्यक सावधानी जाते समय स्वयं की और अन्य की सुरक्षा, क्षेत्र अध्ययन के समय शिक्षकों की सूचना का पालन करना अच्छे ढंग से, और अति दूर अनजाने स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। क्षेत्र अध्ययन के समय स्थान लोगों के संपर्क करने, वहाँ की स्थिति का जायजा लेना, ये सभी देखना। और आखिरी में वृत्तांत लेखन रहता है। देखिए, वृत्तांत लेखन में क्षेत्र भेद पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के बाद वृत्तांत लेखन किए जाते हैं। उसके लिए निम्न मुद्दे हैं, सोपान हैं, आवश्यक हैं। प्रस्तावना लिखनी चाहिए, अनुसार छाया चित्र जोड़ेंगे, स्थान एवं मार्ग मानचित्र, प्राकृतिक घटक, जलवायु, जनसंख्या, पर्यावरणीय समस्या एवं उपाय, भूमि नियोजन और निष्कर्ष। उसके बाद हम फिर देखेंगे। इसके बाद आप स्वाध्याय देख सकते हैं। स्वाध्याय में आपको कोल्हापुर जिला जनसंख्या वितरण दिया है और मानचित्र के आधार पर बिंदु पद्धति से दिया हुआ है, और कुछ प्रश्न है, उसका प्रश्न आप आसानी से हल कर सकेंगे अभी ये पाठ होने के बाद, और आपका स्वाध्याय भी आप कर सकेंगे। तो इतना रखेंगे। अपना पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, आपका ख्याल रखिएगा और ये वीडियो बार बार देखते रहिए और अपना अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।